बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। आज के इस लेक्चर के अंदर इसी का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे, यानी हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, यानी इसके अंदर जो ब्रिज बनते हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के अंदर जो ब्रिज बनेगा वो कैसे कंट्रोल करे होगा, वो आज के इस लेक्चर के हम देखेंगे। When the muscle is at rest, जब मसल रेस्ट पर होंगे, the tropomyosin is disposed in such a way। अब ट्रोपोमायोसिन ने डिस्पोज करना है, यानी कवर करना है, that it covers the site on the actin chain, ठीक है, where the head of myosin become attached। जब मसल रेस्ट पोजीशन में होंगे तो ऐसा इस कंडीशन के अंदर ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन के चेन को तमाम को कवर कर लेना है उन जगहों पर जिधर जाके क्या है मायोसिन अटैच होती है। ठीक है, वेयर द हेड ऑफ मायोसिन अटैच। ये देखें, ये ट्रोपोमायोसिन है, इसने डिस्पोज करना यानी कवर कर लेना है इस एक्टिन चेन को, ताकि इस एक्टिन चेन के साथ क्या है ये मायोसिन अटैच ना हो। ठीक है, ये मायोसिन अटैच होती है एक्टिन के साथ, तब जाकर ब्रिज बनता है। लेकिन एट द रेस्ट पर क्या होगा, ये ट्रोपोमायोसिन ने क्या करना है, तमाम एक्टिन चेन को क्या कवर कर लेना है, तब जाके ये मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच नहीं होगी। When the muscle is required to contract, जब मसल को कंट्रैक्ट रिक्वायर होगी, कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। अब कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करेगा किधर से, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अब कैल्शियम आयन आएगा वो बाइंड करेगा कहां पर, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ, एंड कॉज देम टू मूव स्लाइटली, और जिसकी वजह से क्या है मूवमेंट होगी, यानी इसकी वजह से क्या है थोड़ी सी क्या है मसल्स के अंदर मूवमेंट क्रिएट होगी। अब ये देखें कि अब क्या है, कैल्शियम आयन आया है, उसने क्या किया है, इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ। जब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है तो इस ट्रोपोबायोसिन को ये क्या है डिस्प्लेस कर देगा। जब इसको डिस्प्लेस कर देगा तो हल्की सी इसके अंदर मूवमेंट होगी, मसल कंट्रैक्शन होगी, तो तब जाके ये मायोसिन का मॉलिक्यूल एक्टिन के साथ अटैच होगा। देखें, This has the effect of displacing the tropomyosin। अब इस इफेक्ट ने क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया किसको, ट्रोपोमायोसिन को, एंड एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन हेड। अब उसके साथ साथ एक्टिव साइट के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है उनको एक्सपोज कर दिया। अब उस एक्सपोज जगह पर यानी बाइंडिंग साइट के साथ अटैच आके किसने अटैच होना है, मायोसिन हेड ने। ठीक है, देखें, Once the myosin head has become attached to the actin filament, अब ये जो myosin head है अगर अटैच करेगा इस actin filament के साथ। ठीक है, हमने बात की कि ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आके अटैच हुआ, जब कैल्शियम आके अटैच हुआ इसने क्या डिस्प्लेस कर दिया इस ट्रोपोमायोसिन को, तो वो जो बाइंडिंग साइट थी एक्टिन के ऊपर वो क्या हो चुकी है, विजिबल हो चुकी है, यानी वो क्या है फ्री हो चुकी है। तो उस बाइंडिंग साइट के साथ मायोसिन आके अटैच होगा। देखें, बिकम अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, एटीपी इज हाइड्रोलाइज। अब इसमें एटीपी क्या है, हाइड्रोलाइज हो रही है, एंड द ब्रिज गोज टू इट्स साइकिल। तो क्या है कि ब्रिज का साइकिल कंप्लीट होगा, यानी ब्रिज अटैच होने के साथ साथ ब्रिज क्या है सेपरेट भी होगा। लेकिन ये एटीपी किधर से आ रही है, माइटोकांड्रिया से। ठीक है, दिस एटीपी इज प्रोवाइडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द माइटोकांड्रिया प्रेजेंट इन ईच मसल सेल। ठीक है, अब ये जो एटीपी प्रोवाइड करेगा जो हाइड्रोलाइज हो रही वो माइटोकांड्रिया जो प्रेजेंट है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, हमने बात की है कि जब एट रेस्ट पोजीशन पर होगा, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन रेस्ट पोजीशन पर मसल्स होंगे, ये ट्रोपोमायोसिन इस यानी इस मायोसिन को एक्टिन के साथ अटैच नहीं होने देंगे। जब क्या है कंट्रैक्ट पोजीशन के अंदर मसल्स होंगे तो कैल्शियम आके इसके साथ अटैच करेगा, जब अटैच करेगा इस ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगा, जब डिस्प्लेस कर देगा तो बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के ऊपर वो क्या है फ्री हो जाएंगी, यानी वो ओवेजा हो जाएंगे, तब जाके ये मायोसिन के साथ अटैच होगा तो ब्रिज बनेगा, ब्रिज का साइकिल कंप्लीट होगा। इसमें के अंदर एटीपी हाइड्रोलाइज होती है, एटीपी किधर से आती है, माइटोकांड्रिया से। ठीक है, अब रिगर मोर्टिस। अब रिगर मोर्टिस क्या है इसके अंदर, फ्रॉम द अबव अकाउंट इट इज रिवील्ड दैट एटीपी इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन द मायोसिन एंड द एक्टिन। अब जो लिंक बना है मायोसिन और एक्टिन के दरमियान, तो एटीपी हाइड्रोलाइज हुई थी, तो इसी एटीपी हाइड्रोलाइज जो हाइड्रोलाइज एटीपी है, यही एटीपी क्या है इस एक्टिन और मायोसिन का जो ब्रिज बनेगा उसको भी ब्रेक करती है। ठीक है, यानी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो लिंक बना था
वो लिंक टूटेगा किसके जरिए, एटीपी हाइड्रोलाइज होगी, तब जाके वो एक्टिन और मायोसिन का जो है लिंक टूटेगा। ये देखें एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो लिंक बना था, अब ये लिंक किसके जरिए, नहीं एटीपी तब भी हाइड्रोलाइज होगी, लेकिन एटीपी इस लिंक को तोड़ने के लिए भी, यानी इस लिंक को तोड़ने के लिए भी यूटिलाइज होगी। ठीक है, अब क्या होता है, आफ्टर डेथ द अमाउंट ऑफ एटीपी इन द बॉडी फॉल्स। जब डेथ होती है तो अमाउंट ऑफ एटीपी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द ब्रिज कैन नॉट बी ब्रोकन एंड सो दे रिमेन फर्मली बाउंड। अब इन हालात के अंदर जो ब्रिज होगा वो क्या है, टूटेगा नहीं। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या है, फर्मली बाउंड रहेगा। यानी जब डेथ होती है तो एटीपी नहीं होती, तो इस हालात के अंदर एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो ब्रिज है वो टूटेगा नहीं, तो तब जाके स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से बंदा क्या है, एक किस्म का सुकड़ना स्टार्ट कर देता है। देखें, ब्रिज कैन नॉट बी ब्रोकन सो दे रिमेन फर्मली बाउंड, तो क्या है कि ये फर्मली बाउंड रहेगा, यानी टूटेगा नहीं। दिस रिजल्ट इन द बॉडी बिकमिंग स्टिफ। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, बॉडी क्या स्टिफ हो जाएगी, उसके अंदर अकड़ आ जाएगी, ये कंडीशन नोन एज रिगर मोर्टिस। यही क्या है, कंडीशन रिगर मोर्टिस है। यानी डेथ के बाद एटीपी नहीं होती तो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो बॉन्ड था, वो जो लिंक था वो टूटेगा नहीं, वो इसी तरह फर्मली बाउंड रहेगा। तो तब जाके बॉडी के अंदर क्या स्टिफनेस आ जाती है, यानी अकड़ सी जाती है बॉडी। इसी अकड़ से यानी स्टिफनेस को हम, ये जो बॉडी स्टिफ हुई है इसको क्या कहेंगे, रिगर मोर्टिस। कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। अब ये जो एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन है ये कैल्शियम आयन के जरिए कैसे कंट्रोल होती है, देखें, मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इंपल्स। अब जो मसल कंट्रैक्शन है इनिशिएट होती है नर्व इंपल्स के जरिए। ठीक है, अब नर्व इंपल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लेकिन ये नर्व इंपल्स क्या है, अराइव होती है कहाँ पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या है नर्व इंपल्स आएगी तो तब जाके क्या है, मसल कंट्रैक्शन पॉसिबल होगी। ऑल द फाइबर्स इनर्वेटेड बाय ए सिंगल मोटर न्यूरॉन। अब तमाम जो फाइबर हैं वो अंदर की तरफ धंस जाएंगे, किसके जरिए, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन के जरिए। एक सिंगल मोटर न्यूरॉन के जरिए तमाम फाइबर अंदर की तरफ क्या है, धंस जाएंगे। इनर्वेटेड होता है अंदर की तरफ धंसना। ठीक है, एक से बाय ए सिंगल मोटर न्यूरॉन और मोटर यूनिट, जिसको क्या कहेंगे, मोटर यूनिट, and contract simultaneously in response to the action potential fired by the motor neuron। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है खुद ब खुद, यानी कंट्रैक्शन हो रही है, ये किसके जरिए हो रही है, सिंगल मोटर न्यूरॉन के जरिए। फिर क्या होगा, the sarcolemma of the muscle fiber penetrate deep into the cell to form hollow elongate tube। तो सार्कोलीमा और मसल फाइबर वो पेनिट्रेट कर जाएगी डीप इनटू द सेल टू फॉर्म होलो इलोंगेट ट्यूब। तो इन्होंने क्या बना देनी है, होलो इलोंगेट ट्यूब। द ट्रांसवर्स ट्यूब, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स ट्यूब, टी ट्यूब्यूल। ठीक है, अब टी ट्यूब्यूल द ल्यूमन ऑफ व्हिच इज कंटीन्यूअस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये कंटीन्यूअस होगी, इसका ल्यूमन किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। ये जो हमने तमाम बातें की है कि मसल कंट्रैक्शन इनिशिएटेड होती है नर्व इंपल्स के जरिए, वो नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो मोटर न्यूरॉन के जरिए यानी मैसेज आता है, तो सार्कोलीमा अंदर की तरफ निट्रेट करती है। ये तमाम इस स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया है। यानी अब सार्कोलीमा अंदर की तरफ निट्रेट करेगी तब नर्व इंपल्स आएगी। ये नर्व इंपल्स किसके जरिए आती है, मोटर न्यूरॉन के जरिए। ठीक है, ये आएगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आएगी नर्व इंपल्स तो क्या है, तो ये सार्कोलीमा अंदर की तरफ देखें पेनिट्रेट करना स्टार्ट होगी। ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना स्टार्ट हुई तो इसने क्या बना दिया, टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक है, ये टी ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए क्या है, एक्सटेंड रहेगी, यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इसके दोनों साइड्स के इर्द गिर्द ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी टर्मिनल सिस्टर नहीं, ये टर्मिनल सिस्टर नहीं क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसी तरह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला। ठीक है, ये किसके, टी ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, ये सार्कोलीमा अंदर की तरफ जब धंसी है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसको टर्मिनल सिस्टर ने भी कहा है। अब ये जो हमने क्या है कि टी ट्यूब्यूल और उसके साथ साथ टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या कहेंगे, ट्राइएड। याद रखना है, टी ट्यूब्यूल और टर्मिनल यानी टर्मिनल सिस्टर नहीं, यानी टर्मिनल पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको क्या कहेंगे, ट्राइएड। जब ये अंदर की तरफ धंसी है तो यही बातें हमने प्रीवियस डिस्कस की है कि जब कोई नर्व इंपल्स आती है मोटर न्यूरॉन से,
और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचती है तो सार्कोलिमा अंदर की तरफ जाती है, सार्कोलिमा अंदर की तरफ धंसते, ठीक है, ये देखिए सार्कोलिमा, तो इसने क्या बना दिया है, टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जरिए क्या है, भरी हुई है। अब इसके इर्द गिर्द क्या है, टर्मिनल सिस्टम नहीं है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखें, द थाउजेंड of T tubule of each muscular collectively called T system। अब बहुत ज्यादा क्या है, T tubules मसल्स की है वो क्या बनाएंगी, T सिस्टम बनाएगी, यानी बहुत ज्यादा T tubules मिलकर क्या कौन सा सिस्टम बनाएगी, T सिस्टम बनाएगी। It extend and encircle the myofibril at the level of Z line और A and I junction। इसने एक्सटेंड करना है, इसने एक्सटेंड और इनसर्कल करना है मायोफिब्रिल को, कहां तक के एट द लेवल ऑफ जी लाइन, ए एंड आई जंक्शन। अब ये देखिए हमने ये बात की, ये टी ट्यूब्यूल है, ये बहुत ज्यादा मिलकर क्या टी सिस्टम बनाती है, और ये किधर तक पहुंचती है मायोफिब्रिल के अंदर, यानी ए लाइन पर, जी लाइन और आई लाइन तक ये पहुंच जाती है, क्या है, टी ट्यूब्यूल। The T tubule and the terminal portion of the adjacent envelope of the sarcoplasmic reticulum form triads। ये वो हमने मैंने आपको पहले बता दिया कि T tubule और terminal portion of adjacent envelope of sarcoplasmic reticulum form triad at regular interval along the length of fibril। ठीक है, ये देखें ट्राइएड बने हुए रेगुलर इंटरवल के साथ, ये रेगुलर इंटरवल के साथ along the length of fibril। ठीक है, अब terminal portion of sarcoplasmic reticulum और T tubule ये क्या बना रही हैं, ट्राइएड। The nerve impulse is carried through the T tubule to the adjacent sarcoplasmic reticulum। अब जो nerve impulse है ये carried हो रही है, ये nerve impulse carried होगी, ठीक है, इस T tubule के जरिए, ठीक है, और अब ये कैरी होने के साथ साथ ये किसके अंदर आ गई है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, अब नर्व इंपल्स कैरीड हो रही है इस टी ट्यूब्यूल के जरिए। अब ये नर्व इंपल्स कैरी होने के साथ साथ ये किसके अंदर आ गई है, ये देखें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, देखिए नर्व इंपल्स इज कैरीड थ्रू द टी ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एडजेसेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। द कैल्शियम गेट्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओपन। अब जब नर्व इंपल्स किसके अंदर आई है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसके कैल्शियम गेट ओपन हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या करना है, रिलीज करना है कैल्शियम आयन को किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसे क्या कहेंगे, साइटोसोल, यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म उसे क्या कहेंगे, साइटोसोल। अब नर्व इंपल्स आई है टी ट्यूब्यूल से एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंची है, तो एसआर यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गेट्स ओपन हो चुके हैं। तो वो गेट्स जब कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो उन्होंने कैल्शियम को रिलीज करना, वो किसके अंदर आ चुकी है, कैल्शियम साइटोसोल के। Thus binding calcium ion to troponin molecule of thin filament। अब यही जो कैल्शियम आयन है बाइंड करेगा ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ। जब ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा तो हमने क्या था, ट्रोपोमायोसिन को क्या डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज हो जाएंगी, तो उसके साथ मायोसिन आके अटैच हो जाएगी, यानी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान लिंक बन जाएगा, तब जाके कंट्रैक्शन पॉसिबल होती है। These binding sites are exposed and cross bridge with myosin can form। यानी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान क्या क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, एंड कंट्रैक्शन अकर्स, तब जाके मसल के अंदर कंट्रैक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, ये जो हमने तमाम बातें की हैं कि मोटर न्यूरॉन के जरिए नर्व इंपल्स आई, नर्व इंपल्स की वजह से क्या सार्कोलिमा अंदर की तरफ धंसी है, जिसकी वजह से ये टी ट्यूब्यूल है, इसके अंदर इसके ल्यूमन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी और उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ साथ नर्व इंपल्स भी इसमें ट्रैवल कर रही है। अब नर्व इंपल्स क्या है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगी, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेंगे इसमें कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे, कैल्शियम रिलीज होगी। तो जब कैल्शियम रिलीज होगी वो किसके साथ आती है, अटैच होगी ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन क्या कर देगी कि ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी। जब ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी तो एक्टिन मायोसिन के साथ अटैच हो जाएगी। एक्टिन मायोसिन के साथ अटैच होने के साथ साथ उनके अंदर कंट्रैक्शन होगी, तब जाके मसल की क्या कंट्रैक्शन पॉसिबल होती है। ऑल आर नॉन रिस्पॉन्स, तमाम मसल कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स पोजीशन में करेंगे, ये नहीं तमाम मसल कंट्रैक्ट करेंगे या कंट्रैक्शन उनके अंदर नहीं पॉसिबल होगी, उसको क्या कहेंगे, ऑल आर नॉन रिस्पॉन्स।
देखें the contraction of each muscle fiber is based on all or none principle. जो contraction each muscle fiber के अंदर होती है वो बेस होती है किसके ऊपर? all or none principle. अब all or none principle क्या है? that is all of its fibrils participate in contraction. ठीक है, तमाम फिब्रिल्स क्या है, मायोसिन के तमाम फिब्रिल्स क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे किस में? कंट्रैक्शन के अंदर. ठीक है, तमाम पार्टिसिपेट करेंगे कंट्रैक्शन में फिब्रिल, या तमाम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको क्या कहेंगे? ऑल आर none respond. The degree of contraction depend upon the membrane of muscle fibers that participate in contraction. ये जो डिग्री है कंट्रैक्शन की, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? मसल्स फाइबर के ऊपर, वो मसल फाइबर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंट्रैक्शन में. ठीक है, अब यानी मसल फाइबर जितने भी तमाम मसल फाइबर क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंट्रैक्शन में या नहीं कर रहे, इसको क्या कहेंगे? ऑल आर नन रिस्पॉन्स. एनर्जी फॉर मसल्स कंट्रैक्शन. ठीक है, अब ये जो एनर्जी है मसल कंट्रैक्शन के लिए वो किधर से आती है वो देख लेते हैं. एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन कम फ्रॉम द एटीपी. अब एटीपी से एनर्जी आती है तब जाके मसल की कंट्रैक्शन पॉसिबल होती है. अब सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन्ड बाय द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन मसल सेल. अब ये जो सप्लाई ऑफ एटीपी मेंटेन होती है, यानी एटीपी किधर से आएगी? एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, वो ब्रेकडाउन से एटीपी बनेगी, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तब जाके मसल की कंट्रैक्शन होती है इन मसल सेल व्हिच कम्स फ्रॉम स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन द सेल. अब ये जो क्या है कि देखें ग्लूकोज इन मसल जब ब्रेकडाउन होती है एटीपी होती है, लेकिन ये आती किधर से है? स्टोर फॉर्म ग्लाइकोजन से. ठीक है, इन द सेल, लेकिन ये स्टोर फॉर्म के अंदर होती, किस फॉर्म के अंदर? ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ये सेल के अंदर स्टोर होती है. ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक, तो एटीपी रिलीज होती है, वो एटीपी क्या करती है? मसल कंट्रैक्शन में यूज होती है. ठीक है, वो एटीपी प्रोवाइड करती है, एनर्जी यूज होती है मसल कंट्रैक्शन में. when more energy is required due to high metabolism, जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है हाई मेटाबॉलिज्म के, ठीक है, it is provided by an other energy storing substance called creatine phosphate. अब क्रिएटिन फास्फेट बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दरमियान. यही क्रिएटिन फास्फेट क्या करेगा कि एटीपी को यानी एडिनो ट्राइस फास्फेट को यही क्या करता है? रिसाइकिल करता है. जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए. तो देखें व्हेन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का, तो उसके नतीजे में क्रिएटिन फास्फेट वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. समटाइम ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है या वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सच एज प्रोलॉन्ग और स्ट्रीनस मस्कुलर एक्टिविटी. ठीक है, प्रोलॉन्ग स्ट्रीनस यानी प्रोलॉन्ग होती है बहुत अरसे के लिए, स्ट्रीनस होती है सख्त मस्कुलर एक्टिविटी. प्रोलॉन्ग यानी बहुत लंबे अरसे के लिए, स्ट्रीनस मस्कुलर एक्टिविटी यानी बहुत ज्यादा आप मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा क्या है यानी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं. एटीपी रिक्वायर्ड इज मेट एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड. तब एटीपी रिक्वायर्ड होती है, तब कब होगी कि जब एनएरोबिक ब्रेकडाउन होती है यानी ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड के अंदर जाता है, तब जाके यानी एनएरोबिक के अंदर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में, तब भी एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, ये अब अगर हमने बात की कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो चुकी है तो उसके साथ साथ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो चुकी है. ठीक है, तो तब जाके एटीपी रिक्वायर होगी, तो इसके नतीजे में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में. देखें लैक्टिक एसिड कॉम्बिनेशन काज मसल फटीग, लेकिन याद रखें कि जो लैक्टिक एसिड अगर बहुत ज्यादा डिपोजिट हो जाता है मसल के अंदर तो मसल फटीग हो जाती है. ठीक है, अब एट रेस्ट 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली. अगर हम रेस्ट की पोजीशन की बात करें तो उसके नतीजे में 5 में से 1 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल ब्रो करता है एरोबिकली एंड इट इज एनर्जी यूज टू चेंज द रिमेनिंग. अब इसकी एनर्जी यूज होगी बाकी रिमेनिंग 4 लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए? ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए. हमने बात की कि लैक्टिक एसिड मसल फटीग का सबब बनता है, तो रेस्ट पोजीशन के अंदर यही क्या है? 1 लैक्टिक एसिड ब्रोक होता है एरोबिकली, तो
तो इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या है, वो क्या रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड को, यानी 5 में से 4 लैक्टिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तब जाके क्या है मसल फटीग का क्या है नॉर्मल हो सकती है। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह।